तो कैसे हो दोस्तों। होप सो आप सब बढ़िया होंगे और मैं आपको बता दूं कि मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। स्वागत है आपका इस मास्टर क्लास के एपिसोड 5 में। और आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस इन स्टॉक मार्केट। बहुत से लोग समझते हैं एफएनओ कोई मॉडर्न स्टॉक मार्केट का गेम है, बट ट्रूथ ये है कि इसका आइडिया हजारों साल पुराना है। हिस्ट्री से शुरू करते हैं। एंशिएंट ग्रीस में एक थेल्स नाम का आदमी था जिसने ओलिव ऑयल प्रेसिस पे पहले ही राइट बुक कर लिया, क्योंकि उसे लगा हार्वेस्ट अच्छा होगा। जब डिमांड बढ़ी उसने वो राइट महंगे में बेच दिए। और यही था ऑप्शंस का सबसे पहला कंसेप्ट, राइट बट नॉट ऑब्लिगेशन। टाइम के साथ साथ ये आइडिया इवॉल्व होता गया। फार्मर्स और ट्रेडर्स फ्यूचर्स प्राइस को लॉक करने लगे ताकि रिस्क कम हो जाए। और यही से जन्म हुआ फ्यूचर्स का। प्राइस आज फिक्स और डिलीवरी कल। ऑप्शंस का सिर्फ आइडिया स्टॉक मार्केट से नहीं, पहले फार्मिंग और कमोडिटी से आया है। किसान सोचते थे अगर फसल की प्राइस गिर गई तो, इसलिए वो आज ही फ्यूचर प्राइस लॉक कर लेते थे ताकि रिस्क ट्रांसफर हो जाए। और यही था ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स का डीएनए। चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं और 16th सेंचुरी और 17th सेंचुरी की बात करते हैं। जापान में एक डोजिमा राइस एक्सचेंज था, ओसाका जापान में। और ये डोजिमा राइस एक्सचेंज में राइस फ्यूचर्स और ऑप्शंस ट्रेड होते थे। जो समुराई होते थे, समुराई को अपनी सैलरी राइस में मिलती थी, तो प्राइस फ्लक्चुएशंस उनके लिए सर्वाइवल का सवाल था। ऑप्शन यहाँ स्पेकुलेशन नहीं लेकिन प्रोटेक्शन के लिए काम करते थे। तो जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे वॉज द वर्ल्ड फर्स्ट ऑर्गेनाइज कमोडिटी फ्यूचर्स मार्केट। और यहाँ पे ये अलाउ करते थे मर्चेंट और लैंडलॉर्ड्स को हेज प्राइस रिस्क और फ्यूचर वैल्यू को लॉक इन करने के लिए। और इसी से इन्फ्लुएंस होके जो अभी मॉडर्न फ्यूचर मार्केट्स है और फाइनेंशियल ट्रेडिंग है। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, इसका जो ओरिजिन है वो गवर्नमेंट का सेक्शन मिला था 1730 में। और ये जो राइस थे वो करेंसी, टैक्सेस और सैलरीज के तौर पे दिए जाते थे। और जिसकी वजह से जो वोलाटिलिटी थी उस काफी हाई थी। और उसी को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे टू रिड्यूस द रिस्क, यहाँ पे ये राइट्स और उसको स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए ऑप्शंस का फॉर्मेशन हुआ। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि उनका दो प्रकार के मेन मार्केट्स हुआ करते थे। एक था शोमाल और दूसरा था चोइमाई। और हालांकि 1939 में ये एक्सचेंजेस क्लोज हो गए, लेकिन जो अभी जो प्रेजेंट में जो फाइनेंशियल एक्सचेंजेस है, इसको बहुत ही इन्फ्लुएंस मिला था इस चीज से। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यूरोप में 17th एंड 18th सेंचुरी की। टूलिप मानिया नेदरलैंड के टाइम ऑप्शंस का ओवर यूज और मिस यूज हुआ। लोग लेवरेज के नशे में आ गए और बबल फूटा, लोग बर्बाद हो गए। यहाँ से एक लेसन मिला, ऑप्शंस पावरफुल होते हैं पर बिना डिसिप्लिन के डेंजरस भी। तो जैसे कि आप देख सकते हो, एक बबल फूटा और जिसने सबको बर्बाद कर दिया। लेवरेज की वजह से लोग इसको ओवर प्राइस पे भी खरीदने लगे, जिसका मिसयूज हुआ। और एक लेवल पे जाके ये बबल फूटा, जिसकी वजह से एक कोलैप्स हुआ और प्राइस पूरे क्रैश हो गए, जिसकी वजह से लोग बैंकरप्ट भी हो गए। और ये ग्रीड ने मार्केट को एकदम से तबाह कर दिया। तो इससे हमें ये सीखने मिलता है कि ऑप्शंस पावरफुल होते हैं, लेकिन डिसिप्लिन के बिना ये बहुत ही डेंजरस है। तो ये एक क्रैश था जहां पे प्राइस 95% कोलैप्स कर गई थी। और जिसकी वजह से बहुत सारे डिस्प्यूट्स जैसे कि बैंकरप्सी, फिर क्रेडिट इश्यूज होने लग गए। और जिसकी वजह से लोगों में बहुत सारा खौफ पैदा हो गया था। तो ये जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस है वो आपको एक लेवरेजिंग प्रोवाइड करते हैं, लेकिन अगर हमने उसका मिसयूज किया या फिर हमने उसको ओवर यूज किया तो ये हमारे लिए एक खतरा भी बन सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं 1973 में मॉडर्न ऑप्शंस का जन्म हुआ। यही से गेम प्रोफेशनल बना। शिकागो बोर्ड ऑप्शंस एक्सचेंज सीबीओई लॉन्च हुआ। और इसका जो कंसेप्ट था वो डेवलप किया था एडी ओ कॉनर, और जिसको अप्रूवल भी मिल गया था। तो 1973 में शिकागो बोर्ड ऑप्शंस एक्सचेंज लॉन्च हुआ और जिसने ऑप्शन ट्रेडिंग को लिस्टेड किया। उस टाइम पे ये ऑप्शंस एक्सचेंज कुछ इस प्रकार से दिखता था। इसके साथ साथ एक इक्वेशन मॉडल भी आया जिसका नाम था ब्लैक स्कूल। ये डेवलप किया गया था एक फिशर ब्लैक, मायरन स्कूल एंड रॉबर्ट मैटन के द्वारा 1970 में। द ब्लैक स्कूल इक्वेशन कैलकुलेट द प्रॉफिट ऑन अ फाइनेंशियल डेरिवेटिव बेस्ड ऑन द स्टॉक प्राइस। अब ये जो डेरिवेटिव है ये क्या है वो हम आगे वाली स्लाइड्स में समझेंगे।
So the Black-Scholes equation allows you to model the value of financial derivative at various stock prices. तो ये जो मॉडल है ये हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करने में हेल्प करता था और इसी साइंटिफिक प्राइसिंग से ये डिराइव हुआ, लेकिन लोगों ने इसको स्ट्रक्चर कम और गैम्बलिंग ज्यादा मान लिया और यही से ऑप्शन इंस्टीट्यूशंस का फेवरेट टूल बन गए। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी करते हैं। ऑप्शन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस आर नेवर मेड फॉर क्विक रिच स्कीम। ये कभी भी एक क्विक रिच स्कीम के लिए नहीं बने थे, लेकिन ये बने थे रिस्क को मैनेज करने के लिए, अनसर्टेनिटी को हैंडल करने के लिए और जो इन्वेस्टर्स है उनके कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब ये जो तीन चीजें हैं ये कैसे होती है वो हम आने वाले पार्ट में सीखेंगे। तो जो इस हिस्ट्री को समझ गया वो ऑप्शंस को रिस्पेक्ट करता है और मार्केट रिस्पेक्ट को रिवॉर्ड करती है। इंडिया में ऑप्शंस का इवोल्यूशन कैसे हुआ, अगर ये देखना चाहते हो तो कमेंट करें, मैं इस पे एक छोटी वीडियो जरूर लाऊंगा। तो चलिए अब ऑप्शंस को रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से। सबसे पहला एग्जांपल, हम फ्लाइट बुकिंग का लेते हैं। मान लो एक फ्लैट है जो तुम्हें बहुत ही पसंद आ गया और तुमने बिल्डर से जाके तुमने उसकी प्राइस पूछी। तो बिल्डर ने कहा ये मकान मैं आपको 50 लाख में दे सकता हूँ। तुमने कहा कि ठीक है, मैं आपको एक एडवांस देता हूँ, 1 लाख, और बाकी का जो पेमेंट वगैरह या जो भी रहेगा वो हम 3 महीने के बाद देख लेंगे। तो अब 3 महीने के बाद, अगर आफ्टर 3 मंथ, मान लो यहाँ पे दो सिनेरियो है। पहला सिनेरियो, जब ये जो फ्लैट था उसकी प्राइस हो गई 60 लाख, ठीक है, और ये फ्लैट की प्राइस हो गई 45 लाख। कोई भी कंडीशन में मान लो कि 3 महीने के अंदर सबसे पहला हम लोग लेते हैं कि ये फ्लैट की प्राइस हो गई 60 लाख। अब सोचो आपने तो ये घर बुक कर लिया था, अब आप क्या करोगे? तो अब आप इस घर को परचेज कर लोगे और उसकी परचेज प्राइस क्या रहेगी? 50 लाख। क्यों? क्योंकि आपने ये एडवांस बुकिंग करने की वजह से आपने इस प्राइस को लॉक कर दिया। ठीक उसी तरीके से अब यहाँ पे आपका प्रॉफिट हुआ। अगर आप सेल करते हो तो की बात है, लेकिन अगर आप देखने जाओ तो आपको 10 लाख का प्रॉफिट हुआ और आपने ये 10 लाख जो प्रॉफिट पाया उसके लिए आपने यहाँ पे कितना पे किया था? 1 लाख। चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर ये फ्लैट की प्राइस गिर गई तो, अगर फ्लैट की प्राइस गिर जाती है तो मान लो यहाँ पे फ्लैट की प्राइस हो गई 45 लाख रुपीज। इसका मतलब है कि जो फ्लैट आज से 3 महीने पहले 50 लाख की प्राइस थी उसकी आज कीमत हो गई 45 लाख। तो जनरली हम ये जो रियल एस्टेट जो इन्वेस्टमेंट है वो हम कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए करते हैं, ना कि डेप्रिसिएशन के लिए। लेकिन ये जो बिल्डिंग है उसका जो फ्लैट है उसको खरीदने से 3 महीने मतलब बुकिंग करवाने के 3 महीने बाद ही उसकी प्राइस नीचे गिर गई। कोई भी अनसर्टेनिटी की वजह से, मान लो वहां पे कोई फैक्ट्री का प्लांट आ गया या फिर कोई भी रीजन से इसकी प्राइस गिर गई, तो क्या होगा? आपको नुकसान हो सकता है। तो अब आप क्या करोगे? इस 1 लाख को जाने दोगे। अब यहाँ पे आपका जो लॉस रहेगा वो कितना रहेगा? 1 लाख। क्यों? क्योंकि अब आप आगे की जो आपने डील की थी उसके बाकी के जो 49 लाख जो बाकी थे वो आप पे नहीं करोगे और ये डील को यहीं पे कैंसिल कर दोगे। तो यहाँ पे आपका कितना लॉस हुआ? तो 1 लाख का। तो यही है एक कॉल ऑप्शन। आपको यहाँ पे शायद डाउट हो सकता है कि ये कॉल ऑप्शन क्या है, ऑप्शंस क्या है, लेकिन धीरे धीरे आप इसी में बने रहिए, हम आपको बहुत ही अच्छे से समझाएंगे। अब हम यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं। जो सबसे पहला वाला एग्जांपल था वो था कॉल ऑप्शन के लिए, और आप चाहो तो उस एग्जांपल का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो वीडियो को पॉज करके। चलिए अब हम बढ़ते हैं एग्जांपल 2 की तरफ।
अब मान लो आपने एक कार खरीद ली और उस कार की जो प्राइस थी वो थी 10 लाख। तो जैसा कि हमने आगे वाले एग्जांपल में बात की थी कि जब भी हम एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो जनरली एक कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए होता है। तो ये जो कैपिटल एप्रिसिएशन है वो हमेशा हमारे एसेट की वैल्यू बढ़ा देती है। लेकिन क्या आपने कभी भी ये जो कार है, क्या आपने उसको कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए परचेस किया है? जी नहीं दोस्तों। कार एक ऐसी एसेट है जिसकी वैल्यू हमेशा डेप्रिसिएट होती है। इसका मतलब है इसकी वैल्यू कभी भी परचेस करने के बाद बढ़ेगी नहीं, बल्कि कम होगी। तो अगर आपने एक कार खरीदी है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको अब एक डर लगा रहेगा कि इसकी प्राइस गिरने वाली है। तो जैसे कि एक्सीडेंट हो गया या फिर वैल्यू गिर गई, तो अब हमें अगर इस प्राइस को प्रोटेक्ट करना है तो हम क्या खरीदेंगे? हम इस कार पे खरीदेंगे एक इंश्योरेंस। और जो इंश्योरेंस कंपनी है वो तुम्हें एक मिनिमम वैल्यू का प्रोटेक्शन देती है, लेकिन उसके लिए तुम्हें उनको क्या चुकाना पड़ता है? एक प्रीमियम। एक प्रीमियम जैसे कि मान लेते हैं हम लोग 30,000 रुपीज। 30,000 रुपीज आप जब प्रीमियम पे करोगे तो इंश्योरेंस कंपनी आपको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। तो यहाँ पे अब तुम्हें कार बेचने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास एक सेफ्टी है। तो ये हो गया पुट ऑप्शन। इसको हम कहेंगे पुट ऑप्शन। अब यहाँ पे जो लोग पुराने हैं उनको थोड़ा समझ में आया होगा, लेकिन जो लोग नए हैं उनको बिल्कुल ऊपर से गया होगा। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, हम एकदम बेसिक से शुरुआत करते हैं। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का कंसेप्ट एकदम क्लियरिटी के साथ समझना होगा, तभी आप एक अच्छे प्रोफेशनल की तरह स्मार्ट डिसीजन ले पाओगे। वरना आप इसको एक गैम्बलिंग गेम की तरह ट्रीट करते रह जाओगे। तो चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू फ्यूचर्स एंड ऑप्शन। ये जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस है, ये जो मार्केट में जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को देखते हैं वो एक प्रकार के डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव्स का मीनिंग है एन इंस्ट्रूमेंट whose value does not depend on them but it depends on some underlying asset। मतलब फाइनेंशियल मार्केट में कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं जिनकी वैल्यू डायरेक्टली अपनी नहीं होती, बल्कि वो किसी अंडरलाइंग असेट से डिराइव होती है। जैसे कि फ्यूचर्स, ऑप्शंस, फॉरवर्ड या फिर स्वैप्स कह लो। अब हमने जो ये अंडरलाइंग असेट यहाँ पे पढ़ा, तो अब सवाल आता है कि सर ये अंडरलाइंग असेट क्या होता है? तो अंडरलाइंग असेट का मीनिंग है कि underlying asset determine the price and value of derivative contract. Its price movement directly impact the derivative's worth, serving as the foundation for the contract valuation and risk। सर ये हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, हम इसको बहुत ही अच्छे से समझेंगे। तो अंडरलाइंग असेट जनरली हम उसे कहेंगे जिसकी वैल्यू डिराइव की जाती है डेरिवेटिव्स को ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस एंड प्राइस चेंजेस ऑफ दिस अंडरलाइंग असेट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम मान लेते हैं एक स्टॉक। स्टॉक में हम एग्जाम्पल लेते हैं रिलायंस। रिलायंस, एचडीएफसी, टाटा। तो ये क्या हो गए? ये हो गए एक अंडरलाइंग असेट। मैं शॉर्ट फॉर्म में यूए लिख देता हूँ। अगर हम इंडेक्स को लेते हैं तो इंडेक्स में हो गए निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स। अगर हम कम्युनिटी की बात करेंगे तो गोल्ड हो गया, सिल्वर, क्रूड ऑयल। करेंसी की बात करेंगे तो यूरो, यूएसडी, आईएनआर, कैनेडियन डॉलर। तो अगर हम यहाँ पे देखने जाए तो ये जो स्टॉक्स है जैसे कि रिलायंस, ठीक है, मैं यहाँ पे एक रिलायंस का एग्जाम्पल लेता हूँ। अब ये जो रिलायंस है ये स्टॉक, इसको हम कहेंगे अंडरलाइंग असेट। अब इसके जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स है जैसे कि हो गया रिलायंस फ्यूचर्स, ठीक है, या फिर रिलायंस के कॉल ऑप्शन, या फिर रिलायंस के पुट ऑप्शन। तो ये जो इतना सा जो पोर्शन है इसको हम कहेंगे डेरिवेटिव। और इनकी जो वैल्यूएशन है या फिर जो इनकी प्राइस है ये किसके ऊपर डिपेंड करेगी? अंडरलाइंग असेट पे। अंडरलाइंग असेट मतलब रिलायंस पे। तो इनके जो फ्यूचर्स के प्राइसेस होंगे या फिर इनके जो ऑप्शंस के प्रीमियम या फिर जो प्राइसेस होंगे वो किस पे डिपेंड करेंगे? वो डिपेंड करेंगे रिलायंस के पर्टिकुलर स्टॉक पे। और यही चीज हर एक केस में कॉमन होता है। चलो हम बात करते हैं हाउ दे वर्क। इफ यू बाय अ कॉल ऑप्शन ऑन अ स्टॉक एक्स, मतलब यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल था रिलायंस। स्टॉक एक्स इज द अंडरलाइंग असेट। तो रिलायंस यहाँ पे हो गया हमारा अंडरलाइंग असेट एंड द ऑप्शन प्राइस चेंजेस एज स्टॉक एक्स प्राइस चेंजेस। मतलब अगर
रिलायंस का प्राइस चेंज होता है, मतलब या तो वो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। तो इसके ऊपर जो ऊपर जाना या जो नीचे जाना है, ये जो परफॉर्मेंस है उसकी वजह से एक वैल्यू डिराइव होगी, और वो जो वैल्यू डिराइव होगी वो दिखेगी आपको इन पे, ऑप्शंस पे और फ्यूचर्स पे। द अंडरलाइंग असेट प्रोवाइड्स द टेंजिबल और इनटेंजिबल बेसिस फॉर द डेरिवेटिव्स पोटेंशियल प्रॉफिट और लॉसेस। तो ये जो अंडरलाइंग असेट है वो हमें प्रोवाइड करता है एक टेंजिबल या इनटेंजिबल बेसिस, मतलब जो दिखता है या फिर जो नहीं दिखता है, उसके बेसिस पे हमें एक पोटेंशियल प्रॉफिट या फिर लॉस पता चल सकता है। अब हम बात करते हैं कि फ्यूचर्स फ्यूचर्स क्या होते हैं। फ्यूचर्स एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें प्राइस आज फिक्स होता है और जिसके ऊपर बाइंग सेलिंग फ्यूचर डेट पे होती है। ये एक स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट होता है और जो एक प्री डिटरमाइंड प्राइस पे दिया जाता है, लेकिन जो एग्जीक्यूट किया जाता है एक स्पेसिफिक फ्यूचर डेट पे। इसका मतलब है प्राइसेस आज फिक्स होते हैं, बाय और सेल हमें फ्यूचर डेट पे करना पड़ता है। ये एक ऑब्लिगेशन है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा बाय और सेल ऑन फ्यूचर डेट। मतलब हम आने वाली स्लाइड पे एक एग्जांपल के साथ इसको समझेंगे कि ये कैसे एक ऑब्लिगेशन है। और मोस्टली ये जो फ्यूचर्स है उसको हेजिंग के लिए यूज किया जाता है या फिर एक स्पेकुलेशन के लिए भी यूज किया जाता है, अगर तुम्हें प्राइस की डायरेक्शन पता होती है तो। अब हम बात करते हैं ऑप्शंस की। तो ये हो गए फ्यूचर्स जो एक स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट होता है, और ये हो गए ऑप्शंस। ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो बायर को राइट देता है बट नॉट द ऑब्लिगेशन। यहाँ पे हमने एक वर्ड देखा ऑब्लिगेशन, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शंस बायर है उनको सिर्फ राइट प्रोवाइड किया जाता है और उनके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता है। टू बाय द मतलब कॉल ऑप्शन, और टू सेल मतलब पुट ऑप्शन, एन असेट एट अ सेट प्राइस यानी कि स्ट्राइक प्राइस बाय अ सर्टेन डेट। अब ऑप्शंस में जो हम देखने जा रहे हैं वो ये है कि ऑप्शंस को बाय करने के लिए बायर को एक प्रीमियम देना पड़ता है, जो ये ऑप्शंस की एक फी रहती है, और वो फी देने के ऊपर उसको एक राइट प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पे जो ऑप्शन बायर है उसके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता, सिर्फ एक सेलर को ऑब्लिगेशन होता है। बायर के पास ऑप्शन होता है चूज करना वेदर ही वांट्स टू एक्सरसाइज और डोंट वांट टू एक्सरसाइज द ऑप्शन। तो यहाँ पे ऑप्शन बाइंग में कोई ऑब्लिगेशन नहीं रहता है। यहाँ पे आप स्पेक्यूलेटेड विद डिफाइंड रिस्क, मतलब लॉस लिमिटेड है टू द प्रीमियम पेड, जैसा कि हमने यहाँ पे एक एग्जांपल में देखा था। जब वो एग्जांपल चला गया, तो जैसे कि हमने वो एग्जांपल में देखा था कि हमने अगर फ्लैट की प्राइस 45 हो गई तो हमने जो 1 लाख का जो एडवांस पे किया था उसको हम भूल जाएंगे और मतलब डील कैंसिल कर देंगे। तो जिसकी वजह से हम कितने रुपए से बच गए, 5 लाख के नुकसान से हम बच गए। तो ये जो ऑप्शंस है वो कुछ इस प्रकार से काम करता है कि वो ऑप्शंस बायर को एट द एक्सरसाइजिंग पॉइंट पे वो उन्हें एक चॉइस करने का मौका देता है कि वेदर दे वांट टू एग्जीक्यूट दिस डील और दे डोंट वांट टू एग्जीक्यूट दिस। और अगर वो लोग एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते, अगर वो अपना ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करना चाहता है, तो अगर उनको उसमें लॉस हो रहा है तो वो उतना ही लॉस होगा जितना उन्होंने एक प्रीमियम पे किया हुआ है। ट्रेडर इसे इनकम जनरेशन के लिए भी यूज करते हैं और हेजिंग पर्पस के लिए भी यूज करते हैं। अभी अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, हम पहले ऑप्शंस को समझेंगे अच्छे से और फिर दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, और उसके बाद हम इन दोनों को अच्छे से समझ लेंगे। ऑप्शन एक राइट होता है, ऑब्लिगेशन नहीं। और ऑप्शन में जैसा कि हमने देखा था, एक होता है कॉल ऑप्शन जिसको हम कहेंगे कॉल यूरोपियन, एक होता है पुट ऑप्शन जिसको हम कहेंगे पुट यूरोपियन। इस राइट को पाने के लिए बायर जो पे करता है उसे हम कहेंगे प्रीमियम। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ फ्यूचर्स एंड ऑप्शन। तो जैसा कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, सबसे पहले हम फ्यूचर्स की बात करते हैं। फ्यूचर्स में हमने देखा था कि ये एक ऑब्लिगेशन है। तो चलिए हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। अगर हम स्टॉक फ्यूचर्स की बात करते हैं, जैसे कि हमने एग्जांपल में अभी पिछली स्लाइड्स में रिलायंस का लिया था, वैसे ही हम यहाँ पे टीसीएस को लेते हैं। तो a trader agrees to today to buy 100 sets of TCS at 3500 each to be delivered next month if TCS hits 3700। मतलब आज आपने 100 शेयर्स यानी कि क्वांटिटी बाई के लिए कह दिया जब प्राइस चल रहा था 35, और जिसकी डिलीवरी आपको नेक्स्ट मंथ में मिल जाएगी। इफ टीसीएस हिट्स 3700, द ट्रेडर प्रॉफिट, मतलब अगर
ये जो TCS है वो अगले महीने तक 3700 रुपीज तक चला जाता है। तो जो ट्रेडर है जिसने ये ऑप्शन बाई किया था उसको 200 रुपीज का फायदा हो जाएगा, जो हमने एग्जांपल लिया था एक फ्लैट बुकिंग के वक्त। और इसी तरीके से अगर इसकी प्राइस 3300 चली जाती है और ट्रेडर अगर इसे खरीदना चाहता है तो वो एक लॉस बेयर करेगा, जो वो भी होगा एक 200 रुपीज का लॉस। तो फ्यूचर कुछ इस प्रकार से काम करता है कि अगर मान लो ये 37 पे चल रहा है या फिर 3300 पे चल रहा है, जो फ्यूचर्स जो बायर या जो सेलर होते हैं उनको ये ऑब्लिगेशन होता है कि उन्हें ये जो कॉन्ट्रैक्ट है उनको सेटल करना ही पड़ेगा और ये उनका मैंडेटरी है। जबकि ऑप्शंस में हमें एक चांस मिलता था चॉइस करने का कि क्या हमें इस प्राइस पे अपनी डील एग्जीक्यूट करनी है या फिर नहीं करनी है। और ठीक इसी प्रकार से हम कमोडिटी की बात करते हैं। मान लो फार्मर सेल्स अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट फॉर 100 क्विंटल्स ऑफ व्हीट एट रुपीज 2000 पर क्विंटल, लॉकिंग इन रेवेन्यू। दे मस्ट डिलीवर द व्हीट रिगार्डलेस ऑफ द मार्केट प्राइस चेंजेस। मान लो फार्मर को आज डर लग रहा है कि भाई कल को शायद बारिश भी हो सकती है या नहीं हो सकती है या कोई भी, मतलब ये एक अनसर्टेन है जिसका सीधा इफेक्ट पड़ेगा उसकी फसलों पे। तो आज एक कंपनी के पास गया और उसने बोला कि मैं आपको, अगर आप मेरे पास से 100 क्विंटल लेते हो, फ्यूचर में इसकी प्राइस जा सकती है 2500, लेकिन अगर आप आज ही ये मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट, तो मैं आपको ये 100 क्विंटल 2000 की प्राइस पे पर क्विंटल दे दूंगा। तो कंपनी ने इसको खरीद लिया, मान लो ये कॉन्ट्रैक्ट कंपनी ने खरीद लिया। तो अब क्या हो गया, अब हो गया ये लॉकिंग। हम इसको क्यों लॉक इन कहेंगे, क्योंकि अब मान लो अगर प्राइस जो है, जब एक्चुअल में जब राइस बन के आए और जो 1 क्विंटल की जो प्राइस थी मान लो वो चली गई 2500, फिर भी फार्मर ने ऑलरेडी ये डील कर ली थी। इसकी वजह से अब फार्मर को वो प्राइस चेंजेस से कोई मैटर नहीं करता। उसको अब ये पूरा जो 100 क्विंटल है वो कंपनी को डिलीवर करना पड़ेगा। और इसमें फार्मर का बेनिफिट ऐसे भी हो सकता था कि अगर प्राइस गिर गई, मान लो हैवी रेनफॉल हुआ जिसने फसलों को बर्बाद कर दिया और उसकी फसल की प्राइस हो गई 1500 रुपए, तो फार्मर ने जो ये जो लॉक इन प्राइस की थी उसी से बेनिफिट एडवांस में ही ले लिया। क्यों, क्योंकि उसने फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को बेच दिया था। फार्मर को जो डर लगता था कि उनका जो फसल है उसकी प्राइस कम ना आए और उनको लॉस ना हो, उसी की वजह से वो लोग एडवांस में ही ये कॉन्ट्रैक्ट कर लेते थे। और ठीक इसी प्रकार से इंडेक्स फ्यूचर्स में भी यही होता है कि अगर आप निफ्टी 50 के फ्यूचर्स लेते हो, और ये एक स्पेकुलेशन भी हो सकता है या फिर एक सेटलमेंट बेस भी हो सकता है। तो फ्यूचर्स में मान लो अगर आपने निफ्टी 50 के फ्यूचर्स को परचेस किया, निफ्टी 50 का फ्यूचर्स, और अभी निफ्टी 50 चल रहा है मान लो 25,000 पे। अगर आपने इसको बाई किया है 25,000 पे, ठीक है, और 3 दिन के बाद आफ्टर 3 डेज मान लो इसकी प्राइस नीचे गिर गई, जैसे कि यहाँ पे हो गए 24,500, तो यहाँ पे आपको अगर एग्जिट करना है, ये जो आपने जो डील की है निफ्टी 50 फ्यूचर को जो खरीदा है, अब आपको अगर उसको बेचना है तो आपको 500 का लॉस बियर करना होगा। और 500 का लॉस बियर करते आप इस चीज को एग्जिट कर सकते हो, ये डील से बाहर निकल सकते हो। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जो फ्यूचर्स है, यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर्स की बात कर रहा हूँ, ऑप्शंस की बात नहीं कर रहा हूँ। ये जो फ्यूचर्स है वो एकदम इसके अंडरलाइन के बेसिस पे ही चलता है। यहाँ पे आपको टाइम डीके की वजह से कोई भी लॉस नहीं हो सकता। मतलब मार्केट जिस हिसाब से चलेगा, जैसे कि हम ऑप्शंस में एक कंसेप्ट पढ़ेंगे थीटा डीके, वो थीटा डीके में कुछ इस प्रकार से होता है कि ऑप्शंस की जो वैल्यू है वो डिराइव होती है इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम के बेसिस पे। तो जब जितना जितना टाइम कम होता जाएगा उतनी उतनी उसकी वैल्यू पे असर होगी और उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। लेकिन फ्यूचर में यहाँ पे हमें एक बेनिफिट होता है, वो बेनिफिट यही है कि नो लॉस ड्यू टू टाइम। मैं यहाँ पे आपके लिए लिख लेता हूँ, फ्यूचर में ये आपको बेनिफिट होता है नो लॉस ड्यू टू टाइम। अगर आपको कोई कंसेप्ट या कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उसके ऊपर
थोड़ा एक छोटा सा ओवरव्यू वीडियो बना दूंगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, निफ्टी 50 का जो फ्यूचर प्राइस था उसको हमने खरीदा था 25,000 पे। अब मान लो 10 दिन के बाद भी, 10 दिन बाद या कह लो 1 महीने के लिए आपने ये फ्यूचर खरीदा था। फॉर एग्जाम्पल 1 जैन को आपने ये खरीदा था, ठीक है, और आज उसकी 31 जैन को मार्केट अभी भी 25,000 रुपीज 25,000 पॉइंट पे है। तो यहाँ पे आपको 1 रुपये का भी लॉस नहीं होगा, ठीक है। अब सेटलमेंट की जो फीस होती है मैं उसको इग्नोर करके बोल रहा हूँ, जो छोटी मोटी ये जो फीस रहती है मैं उसको इग्नोर करके बोल रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में आपको ना कोई प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। तो फ्यूचर्स कुछ इस प्रकार से काम करता है, लेकिन यही चीज ऑप्शन के साथ वर्क नहीं करती है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ ऑप्शंस की। तो ये जो कॉल ऑप्शन है वो हमें राइट देता है बाई करने के लिए, ठीक है। यू पे अ स्मॉल फी जिसका नाम है प्रीमियम। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने आज 100 रुपये प्रीमियम पे किया इस चीज के लिए। तो आपने जो ज्वेलरी होती है उसमें आपने कहा कि मैं राइट खरीदना चाहता हूँ गोल्ड के लिए, मैं 3 मंथ के अंदर गोल्ड खरीद लूंगा, और उसके लिए मैं आज ही प्राइस को लॉक इन कर देता हूँ। कितनी? तो 1,000 रुपीज पर ग्राम। अब ये जो 1,000 रुपीज है ये स्ट्राइक प्राइस है। देखो आपने बहुत सारी जगह पे स्ट्राइक प्राइस सुना होगा, स्पॉट प्राइस सुना होगा, इंट्रिंसिक वैल्यू, ये सारी चीजें हम आने वाले पार्ट्स में बहुत ही अच्छे से समझेंगे। अभी के लिए आप सिर्फ इसके अंदर बने रहिए। तो मान लो आपने 100 रुपए का प्रीमियम खरीदा और तब गोल्ड की जो वैल्यू थी वो चल रही थी 1,000 रुपए पर ग्राम। अब गोल्ड की जो वैल्यू है वो बढ़ गई और बढ़ के ये हो गई 1,200 रुपए प्रति ग्राम। और अब आप इस राइट को एक्सरसाइज कर लोगे, मतलब कि आप यहाँ पे 1,200 रुपए पे खरीद लोगे और जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट हो गया 200 रुपीज, जिसके लिए आपने फीस पे की थी 100 रुपीज। तो नेट अगर आप देखने जाओ तो आपको 100 रुपए का फायदा हो गया। उसी प्रकार से अगर ये जो गोल्ड की प्राइस है वो गिर जाती है तो यहाँ पे आप गोल्ड को नहीं खरीदोगे और आप क्या करोगे, सिर्फ प्रीमियम को जाने दोगे। मतलब जो आपने ये जो 100 रुपए पे किया था उसको आप जाने दोगे। तो जैसे कि हमने देखा फ्यूचर्स में ऑब्लिगेशन होता है लेकिन ऑप्शंस में ऑब्लिगेशन नहीं होता है। ठीक इसी प्रकार से पुट ऑप्शन भी ऐसे ही काम करता है, लेकिन ये हमें राइट देता है बेचने के लिए। सो यू बाय अ पुट ऑप्शन ऑन अ स्टॉक विद 1,000 स्ट्राइक प्राइस पेइंग 50 रुपीज प्रीमियम पर शेयर। मतलब आपने एक स्टॉक का पुट ऑप्शन खरीदा जिसकी स्ट्राइक प्राइस अभी चल रही थी 1,000, और वो पुट ऑप्शन को खरीदने के लिए आपने 50 रुपए प्रीमियम पे किया। अब मान लो अगर वो स्टॉक गिर गया, मतलब आपने तो यही कहा था, देखो राइट टू सेल। अब अगर आप सेलर हो, 1,000 रुपीज की प्राइस थी, अब उसकी प्राइस हो गई 900 रुपए। तो जो बायर होता है उसको क्या चाहिए कि प्राइस बढ़ जाए, लेकिन जो सेलर होता है उसको चाहिए कि प्राइस कम हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 100 रुपए का फायदा हो गया किसको, जिसने ये 1,000 की स्ट्राइक प्राइस पे पुट ऑप्शन के राइट को खरीद लिया था। और इसी के चलते उसको अब अगर ये 1,000 का जो राइट था वो एक्सरसाइज कर लेगा तो उसको 100 रुपए का बेनिफिट होगा, जिसके सामने उसने 50 रुपए प्रीमियम के पे किए थे। इफ द स्टॉक राइजेस यू लेट द ऑप्शन एक्सपायर लिमिटिंग द लॉस टू द प्रीमियम। मतलब अगर प्राइस बढ़ गया, अगर प्राइस ये हो गया, मान लो 1,100 रुपए की प्राइस पे चला गया, लेकिन आपने स्टॉक प्राइस पे खरीदा था 1,000 और जिसके लिए आपने प्रीमियम पे किया था 50 रुपया। तो अब आपका एक्चुअल लॉस कितना हो जाएगा, ₹50। और ये क्या है, जो आपने प्रीमियम पे किया था। तो जैसा कि मैं देख रहा हूं अब आपको थोड़ा बहुत ये आइडिया क्लियर होने लगेगा। तो लॉस हैपन्स इवन विदाउट प्राइस मूवमेंट, इसे हम कहते हैं थीटा डीके और टाइम डीके। तो जो चीज फ्यूचर्स में नहीं थी लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस में थी, जैसे कि मैं आपको बता दूं, मान लो आपने अगर कोई ऑप्शन खरीदा है, ये सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल है, हम इसको इन डेप्थ में बाद में सीखेंगे आने वाले पार्ट में। मान लो आपने ये जो 50 रुपीज का जो प्रीमियम पे किया था वो आपने मंडे को किया था। अब आज हो गया वेडनेसडे, वेडनेसडे पे भी ये जो स्टॉक था उसकी प्राइस अभी भी 1,000 है। इसमें ना ही कोई वॉल्यूम जनरेट हुआ, ना ही कोई वोलाटिलिटी आई, और साइडवेज में ये स्टॉक अभी भी यहीं पे टिका हुआ है। तो अगर आप वेडनेसडे को ये जो आपने प्रीमियम पे किया था उसकी प्राइस अगर आप देखोगे तो ये हो गई होगी कुछ करीबन
10 या फिर 15 रुपीज की। इसका मीनिंग है ये जो आप जो डिफरेंस देख रहे हो मंडे, ट्यूसडे और वेनसडे पे, ये जो डिफरेंस है ₹35 का, ये हुआ है थीटा डीके की वजह से। ये जो थीटा डीके है ये एक ग्रीक है जो हम आने वाले पार्ट में सीखेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे आप फ्यूचर्स में देखोगे तो टाइम की वजह से कोई भी लॉस नहीं होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस में टाइम की वजह से लॉस होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑप्शंस में जानने के लिए। अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन फ्यूचर्स एंड ऑप्शन। अगर आपको चाहिए तो मैं एक और छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे ले सकता हूँ। मान लो हमने निफ्टी फ्यूचर्स को लिया जो अभी करंट स्पॉट प्राइस पे 22,000, और आफ्टर 7 डेज, देखो दोस्तों इसके अंदर मंथली एक्सपायरी होती है, और फ्यूचर्स के अंदर आपको 3 तरह के फ्यूचर्स दिखेंगे। हम जब लाइव मार्केट्स में देखेंगे तब हम आपको दिखाएंगे ये चीज़ कि कैसे फ्यूचर्स दिखते हैं, उनके बाई करने के लिए आपको कितनी प्राइस लगती है वगैरह सब। तो यहाँ पे आफ्टर 7 डेज निफ्टी अभी भी 22,000 पे ही है, और इसके चलते आपको कोई भी लॉस नहीं हुआ है, छोटी मोटी सिर्फ फीस के अलावा। अगर आप इस फ्यूचर्स को अभी एग्जीक्यूट कर लेते हो तो आपको फीस के अलावा और कुछ भी नहीं देना है। यहाँ पे आपका कोई भी लॉस नहीं होगा ड्यू टू टाइम। लेकिन ठीक उसी तरीके से आपने निफ्टी 50 में कॉल ऑप्शन बाय किया जिसकी स्ट्राइक प्राइस थी 22,000, और उसका जो प्रीमियम था वो था कुछ ₹120। अब मान लो मार्केट लगातार 4 डेज से साइडवेज है। देखिए ऑप्शंस में आपको वीकली एक्सपायरी भी मिलती है। मान लो हमने इसको नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी का बाय किया था। ये जो वीकली एक्सपायरी और जो मंथली एक्सपायरी है उसके बारे में भी हम इन डेप्थ में सीखेंगे। तो 4 डेज से मार्केट साइडवेज में था, और इसके वजह चलते ये जो प्रीमियम जो हमने पे किया था उसकी अगर आप देखोगे वैल्यू, तो प्रीमियम में ड्रॉप टू और बाय ₹70 या 80। अब अगर मार्केट में बिल्कुल भी वॉलेटिलिटी नहीं होगी, मार्केट एकदम से साइडवेज चलेगा, तो आप देखोगे 4 दिन के अंदर ही ये प्राइस 70 टू 80 पे आ जाएगी। और अगर वीकली एक्सपायरी है जिसका मतलब है कि एक ही हफ्ते में एक्सपायर हो जाना, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी हम बात कर रहे हैं, तो ये 120 से सीधा आ जाएगा 30-40 पे, क्योंकि अब ज्यादा दिन इसके बचे नहीं है, क्योंकि एक हफ्ते में से 4 दिन तो इसने साइडवेज में निकाले। तो आप देख सकते हो कि ये जो ऑप्शन है उसके जो प्रीमियम है वो एकदम ही बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट करता है थीटा डीके की वजह से। टाइम डीके की वजह से इसके प्रीमियम एकदम ही फॉल हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस और फ्यूचर्स में बहुत ही बड़ा डिफरेंस है, और वो ये है। ये आपको जब हम लाइव मार्केट पे देखेंगे तब ये और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इन दोनों के डिफरेंस के बारे में। तो फ्यूचर्स में मार्जिन रिक्वायर्ड होता है। अगर आप देखो तो दोस्तों यहाँ पे हम लाइव फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को देखते हैं। तो जैसा कि आप यह देख सकते हो ये स्टॉक का डैशबोर्ड है, और जैसे कि हमने यहाँ पे बात की थी, हम सबसे पहले निफ्टी 50 की ऑप्शन चेन को देखते हैं। तो ये रहा ऑप्शन चेन, और आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ डेट्स वगैरह दी गई है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है 20th Jan 2026। ये जो W है इसका मीनिंग है वीकली एक्सपायरी। हमने जो आपको कहा था
कि एक होती है वीकली एक्सपायरी, एक होती है मंथली एक्सपायरी। अब देखो मंथ के एंड पे 27 जन 2026, तो ये हो गया एक मंथली एक्सपायरी। यहाँ पे ये देखो ये वीकली एक्सपायरी है, और ये जितनी भी चीजें आपको दिख रही है ये सारी फ्यूचर्स ऑप्शन की चेन है। तो अभी हम आ जाते हैं ये करंट वीक की एक्सपायरी में। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये सारी जो आपको दिख रही है ये स्ट्राइक प्राइस है। जैसे हो गया 25,450, 25,500, और यहाँ पे कुछ एट दी मनी है, कुछ इन दी मनी है, कुछ आउट ऑफ दी मनी है। इन सबको हम बाद में देखेंगे आने वाले पार्ट में। यहाँ पे मैं आपको बताने के लिए लाया हूँ कि जैसा कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि निफ्टी के जो ऑप्शंस है, अगर हम किसी ऑप्शंस को बाई करना चाहते हैं तो जैसे कि निफ्टी 25,650 सीई की जो प्राइस है वो अभी फिलहाल 138 रुपीज है, और अगर हमें एक लॉट खरीदना है तो हमें जो फंड्स रिक्वायर्ड है वो कुछ 8,970 रुपीज है, और उसमें हमको एक लॉट मिलेगा। एक लॉट में 65 की क्वांटिटी आएगी। तो जब आप 138 रुपीज को 65 के साथ इंटू करोगे तो आपका आंसर आएगा 8970। तो जैसा कि हमने बताया था आपको कि ऑप्शंस के जो प्रीमियम होते हैं, मतलब ये जो प्राइस है एलटीपी, इसका मतलब है लास्ट ट्रेडेड प्राइस। तो ये जो प्रीमियम है वो बहुत ही कम होता है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो भी आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये हो गया वॉल्यूम, ये हो गया इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, और ये जो बीच में वेगा, गामा, थेटा, डेल्टा, ये सारे जो है ना ये ग्रीक्स है। इसके बारे में भी हम इन डेप्थ में समझेंगे आने वाले पार्ट में। फिर ये हो गया ओ आई, ओ आई का मतलब है ओपन इंटरेस्ट। तो ये सारी चीजें हम एकदम डेप्थ में सीखने वाले हैं। तो जो अभी हमने देखा वो ऑप्शन के प्राइसेस थे, उसी प्रकार से अगर आप पुट ऑप्शन पे भी देखते हो तो उसमें भी सेम आपको यही चीज दिखेगी कि आपको जब भी पुट ऑप्शन बाय करना है तो 65 का एक लॉट लेना पड़ेगा आपको, और अगर आप उसकी प्राइस के साथ इंटू करोगे तो आपको जो फंड्स रिक्वायर्ड है वो करीबन है 58,000, सॉरी 5,827। तो ये हो गए ऑप्शन के प्राइजेस। और यहाँ पे हम आ जाते हैं जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं निफ्टी फ्यूचर्स। तो अभी फिलहाल जो करंट मंथ चल रहा है उसके लिए हम निफ्टी 50 फ्यूचर्स 27 जन 2026 को एड ऑन कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपको नेक्स्ट मंथ का भी दिख सकता है, जैसे कि 24 Feb 2026, और साथ ही साथ आपको मार्च का भी दिख जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम निफ्टी फ्यूचर्स को देखेंगे अगर हम इसको बाई करने का ट्राई करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसके लिए जो हमें फंड रिक्वायर्ड है सेम क्वांटिटी 65 की क्वांटिटी, लेकिन जो हमें फंड रिक्वायर्ड है वो है कुछ करीबन 1,90,000 रुपीज। अगर आप इसको सेल करना चाहोगे तो भी आपको इसके आसपास की प्राइस दिखेगी। देखो 1.88 लैक्स। तो जो निफ्टी फ्यूचर्स होते हैं वो एक ऑब्लिगेटरी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जहां पर कि ऑप्शंस मैंडेटरी नहीं होते। आपके पास एक चॉइस होती है जो आप लास्ट डेट जो होता है तब आप चूज कर सकते हो। तो ये हो गया फ्यूचर्स, और इसी प्रकार से आप सारे किसी भी स्टॉक के फ्यूचर्स को भी देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे हम रिलायंस का फ्यूचर देखते हैं। तो ये है रिलायंस का फ्यूचर, और सेम इसी प्रकार से जब भी इसको बाई करने जाओगे तो आप देख सकते हो 1.29 लाख रुपीस फंड आपको रिक्वायर्ड है फ्यूचर को बाई करने के लिए। और अगर आप यहाँ पे अगर आप सिर्फ रिलायंस का स्टॉक ऑप्शन देखते हो, जस्ट मिनट,
अब देखोगे इसकी जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है एलटीपी वो है करीबन 29 रुपीज़ पे। और अगर आप इसको खरीदना चाहते हो तो ये बहुत ही कम मार्जिन पे है। देखो आप 15,225 है। तो ये हो गए स्टॉक ऑप्शंस। हमने इंडेक्स के भी ऑप्शंस देखे। तो फ्यूचर्स और ऑप्शंस कुछ इस प्रकार से होते हैं। फ्यूचर्स के लिए आपको क्या चाहिए? डायरेक्शन प्लस डिसिप्लिन। और ऑप्शंस के लिए आपको चाहिए स्ट्रेटेजी प्लस प्रोबेबिलिटी और रिस्क कंट्रोल। अगर आप देखोगे तो अगर आपको निफ्टी 50 के फ्यूचर्स खरीदने हैं तो उसके लिए कम से कम आपको एक मार्जिन प्रोवाइड देना पड़ता है जो हार्डली कुछ लैक्स में होता है, 1.9 लैक्स, और जो 2 लैक्स तक भी जा सकते हैं। और अगर आपको ऑप्शंस में बाइंग करना है तो उसके प्रीमियम 10 या उससे भी कम या फिर 100, 1000 तक भी जा सकता है। जो आप स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करो उसके ऊपर है। तो ये जो स्ट्राइक प्राइस जो सिलेक्ट करना है उसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में लाने वाले हैं, तो वो वाला पार्ट भी आप मिस बिल्कुल भी मत करना। तो यहाँ पे फ्यूचर्स में आपको एक मार्जिन रिक्वायरमेंट होता है, लेकिन ऑप्शंस में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है जहाँ पे आपको सिर्फ एक प्रीमियम पे करना रहता है। अब हम बात करते हैं मैक्सिमम लॉस की। अब जो फ्यूचर्स है उसका जो लॉस है वो डिफाइन नहीं होता है, जो काफ़ी सारे केस में अनलिमिटेड भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक एग्जाम्पल लें तो मान लो आपने निफ्टी 50 का फ्यूचर बाई किया है जिसकी प्राइस अभी, मतलब जो स्पॉट प्राइस जो अभी चल रहा है वो 22,500 पे है। अगर मार्केट में सडन क्रैश आ जाता है तो आप क्रैश आने के बाद आपने ये जो फ्यूचर खरीदा था, या फिर कह लो जो स्पॉट जो मार्केट है वो अभी कुछ चल रहा है 20,500, मतलब ये जो डिफरेंस है 2000 का, इसको आपके लॉट, मान लो अगर लॉट 65 पर शेयर है तो उससे इंटू करके आपके साथ वो लॉस एडजस्ट किया जाएगा। अब मान लो ये अगर उससे और भी नीचे जा रहा है तो जब भी आप इस, ये फ्यूचर्स तो आपके लिए एक ऑब्लिगेशन है, तो आपको एक मैंडेटरी आपको एग्जीक्यूट तो करना ही है। तो जब भी आप जो स्ट्राइक प्राइस पे एग्जीक्यूट करोगे उसी हिसाब से आपका लॉस डिफाइन होगा। तो यहाँ पे फ्यूचर्स पे आपका लॉस कभी भी डिफाइन नहीं होता है। आप जब भी अपना ये जो फ्यूचर है उसको एग्जीक्यूट करोगे तभी आपको पता चलेगा। लेकिन ऑप्शन के अंदर ऐसा नहीं होता है। जैसा कि हमने देखा था, ऑप्शन पे अगर मान लो आपने एक 120 रुपीज़ प्रीमियम पे करके आपने एक ऑप्शन खरीदा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लॉस आपका कितना होगा? 110 पे ही आ सकता है। ठीक है, मान लो ये जीरो पे आ गया और ये 65 की भी अगर क्वांटिटी है तो इसका जो टोटल होगा उतना ही आपका लॉस होगा। मतलब अगर आप ऑप्शन पे करते हो तो एक प्रीमियम पे करके आप ऑप्शन को बाय करते हो तो यहाँ पे जो भी प्राइस जो आपने बाय किया है वो अगर जीरो हो जाती है तो आपका मैक्सिमम लॉस एक प्री डिटरमाइन है। मतलब इससे ज्यादा आपका लॉस नहीं हो सकता। आपने जो भी प्रीमियम पे किया है उतना ही आपका लॉस होगा। लेकिन यहाँ पे रिस्क की कोई लिमिट नहीं होती फ्यूचर्स में, क्योंकि प्राइस कितनी भी नीचे जा सकती है और वो प्राइस डिपेंड करेगी जो आपका अंडरलाइन असेट होगा। मतलब जैसे निफ्टी 50, तो निफ्टी 50 जितना नीचे गिरता जाएगा आपके फ्यूचर्स के प्राइस उतने ही तेजी से नीचे गिरते जाएंगे। और जहां पे आप एग्जीक्यूट करोगे वो लेवल से आपने जो बाय और सेल किया था वो लेवल का डिफरेंस होगा आपका लॉस। तो यहाँ पे एक और हमें बेनिफिट होता है कि यहाँ पे कोई टाइम डीके नहीं होता। मतलब अगर आप एक महीने के लिए होल्ड करते हो, ठीक है, और एक महीने के बाद वापिस ये 22,500 पे ही होता है, तो यहाँ पे नॉर्मली आपको फीस के अलावा कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं पे करने पड़ेंगे। मतलब यहाँ पे आपका जनरली लॉस नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस में टाइम डीके की वजह से लॉस होता है। यहाँ पे मैंने नो लिख दिया, लेकिन यहाँ पे यस आया। तो टाइम डीके यहाँ पे होता है और जिसकी इम्पैक्ट ऑप्शन के प्राइस पे आती है। यहाँ पे मार्जिन प्रेशर हाई रहता है क्योंकि यहाँ पे आपको कम से कम इतना मार्जिन रिक्वायर्ड है। यहाँ पे मार्जिन का प्रेशर उतना नहीं रहता क्योंकि ये जो आप प्रीमियम पे करके जो आप ऑप्शन बाय करने वाले हो उसी तक आपका लॉस सीमित है। मतलब आपने जो पे किया है वही तक का आप लॉस कर सकते हो, उससे ज़्यादा वो आपसे पैसे नहीं लेने वाले। तो यहाँ पे ना ही कोई मार्जिन का प्रेशर रहता है और आपको कोई इसकी वजह से इमोशनल स्ट्रेस भी नहीं रहता है। मतलब आपको जो स्ट्रेस है वो एकदम लिमिटेड है। कितना तक लिमिट है? तो
7,800 तक। लेकिन यहाँ पे स्ट्रेस बहुत हाई रहता है क्योंकि ये लॉस कितना भी हो सकता है जो प्री डिफाइंड नहीं है। तो ये थे मेन डिफरेंसेस फ्यूचर और ऑप्शंस के बीच में। अब तक जो हमने बातें की थी वो सारी हमने इंडेक्स से लेके बातें की थी। अब हम बात करते हैं कुछ स्टॉक ऑप्शंस के बारे में। जब ऑप्शंस का अंडरलाइन कोई इंडिविजुअल कंपनी का स्टॉक हो, जैसे कि रिलायंस, इंफोसिस, एचडीएफसी एक्सेट्रा, तो उसे हम स्टॉक ऑप्शंस कहते हैं। तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं हमारी फेवरेट कंपनी का, एचडीएफसी। एचडीएफसी एक बैंकिंग कंपनी है, प्राइवेट बैंकिंग कंपनी है। तो जब किसी कंपनी की डिमांड या फिर सप्लाई बढ़ जाती है, तब उसके ऑप्शंस में आपको वोलाटिलिटी भी ज्यादा दिख सकती है और इसी की वजह से रिस्क और रिवॉर्ड दोनों हाई हो सकता है। मतलब एचडीएफसी की अभी मान लो 1,000 रुपीज की करंट प्राइस चल रही है। तो जब भी एचडीएफसी की डिमांड बायर और सेलर, अगर एचडीएफसी के डिमांड बढ़ रही है, सेलर कम हो रहा है, तो इसकी जो ऑप्शंस होंगे, जो स्टॉक ऑप्शंस होंगे, उसमें भी आप देखोगे कि वोलाटिलिटी बढ़ जाएगी और उसके जो प्रीमियम होंगे वो स्पाइक करेंगे। ठीक उसी प्रकार से अगर बायर कम है, सेलर ज्यादा है, तो भी आपको वोलाटिलिटी दिखेगी और प्रीमियम एकदम गिरते जाएंगे। लेकिन जब भी ये जो स्टॉक है वो एक साइडवेज मार्केट में रहेगा, मान लो एक रेंज बाउंड रहता है, तो आप जनरली देखोगे अगर आपने इसके फ्यूचर्स खरीद के रखे तो ठीक है, लेकिन अगर आप ऑप्शंस खरीद के देखोगे तो वॉलेटिलिटी ना होने की वजह से यहाँ पे आपके जो प्रीमियम है उसमें आप गिरता हुआ पाओगे। तो ये कुछ स्टॉक ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि हमने एचडीएफसी का एग्जांपल लिया। इसके साथ साथ आप इन्फोसिस देख सकते हो और जितने भी जो भी डेरिवेटिव्स के लिए लिस्टेड है, उस सारे जो कंपनी के स्टॉक्स है उसका जो डेरिवेटिव है वो आप देख सकते हो। जो हमने इंडेक्स ऑप्शंस देखे थे उसके अंडरलाइंग होते हैं इंडेक्स, जैसे कि निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी एक्सेट्रा। ये सारे कैश सेटल्ड होते हैं और इसे मैनिपुलेट करने के लिए ह्यूज फंड्स रिक्वायर्ड होते हैं, इसलिए प्रोफेशनल ज्यादा प्रीफर करते हैं। अब हम बात करते हैं माइंडसेट डिफरेंस की फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में। अगर आप फ्यूचर्स को ट्रेड करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले डायरेक्शन पता होना चाहिए, जो हमने हमारे पिछले एपिसोड्स में बात की थी। जैसे कि मान लो ट्रेंड, ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, अगर आपको ये डायरेक्शन पता है तो आप फ्यूचर्स को बहुत ही अच्छे से ट्रेड कर सकते हो। डायरेक्शन के साथ यहाँ पे आपको चाहिए डिसिप्लिन, जो बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। लेकिन ऑप्शंस के अंदर आपको चाहिए स्ट्रेटेजी प्लस प्रोबेबिलिटी की अंडरस्टैंडिंग प्लस आपको रिस्क कंट्रोल भी आना चाहिए। तो अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड करना चाहते हो तो आपको डायरेक्शन प्लस डिसिप्लिन बहुत ही अच्छे से फॉलो करना होगा। और अगर आप ऑप्शंस पे ट्रेड करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको लगती है एक स्ट्रेटेजी, आपको समझ आना चाहिए प्रोबेबिलिटीज और रिस्क को कैसे कंट्रोल किया जाए। इसलिए ऑप्शंस को समझने के लिए सिर्फ चार्ट नहीं, थिंकिंग प्रोसेस भी जरूरी होती है। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस शॉर्टकट पैसा कमाने का तरीका नहीं है, ये टूल्स है रिस्क मैनेज करने का और कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए। आज के एपिसोड का बेस्ट पार्ट मैं आपको एक चीज बताता हूँ। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि सबसे पहले में तो अगर आपको समझ में नहीं आया तो ये वाला पार्ट आपके लिए बेस्ट रहेगा, जो आपको सारी चीजें समझा देगा। तो मान लो आप एक बहुत ही बड़ा ह्यूज फंड हो, यानी कि आप एक इंस्टीट्यूशन हो, या फिर मान लो एक प्रोफेशनल हो और आपने एचडीएफसी के अंदर अभी 1,000 की प्राइस चल रही है और आपने 1 लाख क्वांटिटी बाय कर लिया। कितना फंड आपका रिक्वायर्ड है इसके लिए? 1 करोड़ रुपीज। ठीक है, अब हम इसके दो सिनेरियो के लिए बात करते हैं।
देखो यहाँ पे आपको समझ आएगा कि ऑप्शन को क्यों पैदा किया गया है, ठीक है, ऑप्शंस क्यों लाए गए हैं, क्यों चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है ऑप्शन की, ठीक है। तो मान लो आप एक ह्यूज फंड हो जिसके पास बहुत सारा पैसा है, जो आपका खुद का भी हो सकता है या फिर पब्लिक का भी हो सकता है। तो जैसे कि 1 करोड़ रुपए आपने HDFC पे लगा दिए। अब मान लो कोई भी एक रीजन की वजह से, या तो न्यूज की वजह से, या तो उसके जो फंडामेंटल एनालिसिस थे, या फिर कुछ उसके की मैनेजरियल पर्सनल ऐसा कुछ डिसीजन लेते हैं जिसकी वजह से HDFC पे की प्राइस पे एक इम्पैक्ट आ सकती है। तो मान लो ये जो 1000 की प्राइस है वो गिर के हो जाती है 950 रुपीज। लेकिन अगर ये प्राइस कुछ इतनी चली जाए 850, 750, 650, तो सोचो आपका ये 1 करोड़ का फंड कितने का हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये फंड आपका हो जाएगा 65 लाख रुपीज। इसका मतलब है कि आपको 35 लाख रुपीज का नुकसान हो गया। तो जब भी इस प्रकार का ह्यूज फंड इन्वेस्ट होता है तो उनको एक डर लगा रहता है कि ये जो हमने प्राइस खरीदी है इससे अगर स्टॉक नीचे चला गया तो ये लोग क्या करते हैं, जैसा कि हमने देखा था कि इसके अंदर दो प्रकार के ऑप्शंस होते हैं। एक होता है कॉल ऑप्शन और एक होता है पुट ऑप्शन। जब भी अंडरलाइंग असेट की, ये हो गया अंडरलाइंग असेट, जब भी अंडरलाइंग असेट की वैल्यू बढ़ेगी, मतलब 1000 से 1050 तक इसकी वैल्यू जाएगी, तो कॉल ऑप्शन के जो प्रीमियम होंगे वो आपको बढ़ते हुए दिखेंगे। ठीक उसी प्रकार से अगर HDFC की जो 1000 की वैल्यू थी वो अगर 950 रुपीज जाते हैं तो आपको पुट ऑप्शन के जो प्रीमियम है वो बढ़ते हुए दिखेंगे। और ठीक उसी प्रकार से अगर कॉल ऑप्शन आपको बढ़ता हुआ दिखेगा तो यहाँ पे आपको पुट ऑप्शन गिरता हुआ दिखेगा, और जब आपको पुट ऑप्शन बढ़ता हुआ दिखेगा तो यहाँ पे आपको कॉल ऑप्शन गिरता हुआ दिखेगा। तो ये है कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। तो जैसा कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर कोई बड़े इन्वेस्टर को डर लग रहा है कि कोई न्यूज या फिर उसके फाइनेंशियल एनालिसिस के हिसाब से या फिर कोई ऐसा डिसीजन लिया गया वजह से प्राइस पे इम्पैक्ट आ सकती है, तो वो जनरली यहाँ पे क्या करेगा, जब तक प्राइस उसको लगेगी कि गिरती जाएगी वो एक पुट ऑप्शन को खरीद लेगा। ये पुट ऑप्शन उसके लिए क्या काम करेगा, तो ये पुट ऑप्शन उसके लिए एक इंश्योरेंस का काम करेगा। तो क्या सर हम इसे ऑप्शंस को एक इंश्योरेंस कह सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, आप इसे इंश्योरेंस भी कह सकते हो। क्यों? क्योंकि ये जो आपका जो स्टॉक है उसकी अगर प्राइस गिर रही है तो आपको ये नुकसान से बचाएगा। तो जब प्राइस गिरने वाली है तब आप मान लो आपने 100 रुपए का एक पुट ऑप्शन खरीद लिया। जब भी आप पुट ऑप्शन खरीदोगे और प्राइस नीचे गिरता जाएगा, मान लो यहाँ तक प्राइस गिरा, तो ये जो पुट ऑप्शन है उसकी भी वैल्यू बढ़ते बढ़ते ये कुछ हो जाएगी यहाँ पे 350 रुपीज। और ये जो 100 रुपए पे आपने जो परचेज किया था उसकी वैल्यू हो गई 350। तो जितनी क्वांटिटी में आपने लॉस किया है जो पेमेंट पे करके, उससे बहुत ही थोड़ा पेमेंट पे करके आप अपने लॉस से बच सकते हो। और कुछ इसी प्रकार से काम करता है ये पुट ऑप्शन। और अगर आपको लगता है कि प्राइस यहाँ से बढ़ने वाला है, मतलब कि मान लो आपको लग रहा है कि यहाँ पे ये प्राइस बढ़ सकता है, लेकिन आपके पास अभी ज्यादा फंड नहीं है, लेकिन ये रैली का फायदा भी उठाना चाहते हो। तो ठीक इसी प्रकार से अगर आप कॉल ऑप्शन को 100 रुपए वाला जो कॉल ऑप्शन चल रहा है उसको आप परचेज कर रहे हो, तो जो बेनिफिट आपको ये जो रैली देने वाली है वो आपको बहुत ही कम रुपए में मिल जाएगी। तो ये जो कॉल ऑप्शन और जो पुट ऑप्शन है ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स है जो आपको कम मार्जिन पे, मतलब कम पैसों में आपको ट्रेड को एग्जीक्यूट करने का राइट दे सकते हैं। तो जिस प्रकार से हमने इस पार्ट में देखा इंट्रोडक्टरी था ये, और अन्य वाले पार्ट में हम लोग बहुत ही अच्छे से इसको समझेंगे जहाँ पे हम बात करेंगे इन दी मनी, आउट ऑफ दी मनी, एट दी मनी पे। लेकिन फ्यूचर्स एंड ऑप्शन पे ये बात का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शन क्विक रिच स्कीम के लिए नहीं बनाए गए हैं, ये बनाए गए हैं मैनेज रिस्क के लिए। तो जैसे कि हमने देखा और हैंडल द अनसर्टेनिटी, जैसे कि हमने देखा कि ये जो बड़ा इन्वेस्टर था जिसने 1 करोड़ का बाइंग करके रखा है HDFC के स्टॉक पे, अगर उसको रिस्क लग रहा है या फिर कोई अनसर्टेनिटी आ रही है तो उसको हैंडल करने के लिए वो क्या करेगा, जी हाँ दोस्तों, वो ऑप्शन बाय करेगा, ऑप्शंस को बाय करेगा
कौन से वाले ऑप्शन को बाय करेगा? पुट ऑप्शन को, जब प्राइस गिरने वाला है तब, और जब बढ़ने वाला होता है तब वो कॉल ऑप्शन को खरीदेगा। तो इसके साथ साथ क्या हुआ दोस्तों कि एक छोटा सा प्रीमियम पे करने पर खुद को अपना जो कैपिटल था, कितने का था? 1 करोड़ का, ये जो इन्वेस्टर का जो कैपिटल था वो प्रोटेक्ट हो गया। तो जो मेन चीज है, जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को जो लाया गया है, वो क्विक रिच स्कीम के लिए नहीं लाया गया है। आजकल के ट्रेडर्स इसको बहुत ही ओवर यूज करते हैं, उनको लगता है कि ये गैम्बलिंग गेम है, लेकिन ये जिस रीजन से लाया गया है, अगर हम उसको अच्छे से समझेंगे तभी जाके, अगर हमें ट्रेडिंग भी करना है इसके अंदर, ये डेरिवेटिव्स के अंदर, तो भी ये चीजों को जानने के बगैर हमें नहीं करना चाहिए। तो चलिए फिर यहीं पे हम हमारा इस पार्ट को एंड करते हैं, और आने वाले पार्ट पे हम ऑप्शंस पे थोड़ा और इन डेप्थ में बात करेंगे। तो चलिए फिर दोस्तों, मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।